कहानी पिता और बेटी के चढ़ाई से शुरू होती है। अपनी छुट्टियों के दौरान वे पश्चिमी नॉर्वे में ट्रोल हिल पर जाते हैं। शिखर पर पहुंचने के बाद टोबिया ने अपनी बेटी नोरा को ट्रोल्स की प्राचीन कथा के बारे में बताया। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले विशालकाय ट्रोल दुनिया भर में घूमते थे, लेकिन एक दिन किसी ने उन पर जादू कर दिया और उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। टोबिया, जो इन पुरानी कहानियों पर भरोसा करती थी, माना जाता है कि ट्रोल अभी भी नॉर्वे में छिपे हुए हैं, वाई के पहाड़ों और किसी दिन फिर से जाग सकता है। ये सुनकर युवा नोरा कहानी के बारे में बहुत उत्सुक हो गई। लेकिन 20 साल बाद जब नोरा बड़ी हुई तो उसे जादू या मिथकों पर विश्वास नहीं रहा। अब वो केवल आधुनिक विज्ञान पर भरोसा करती थी। वो एक जीवाश्म विज्ञानी बन गई थी। जीवाश्म विज्ञानी वे वैज्ञानिक हैं जो अध्ययन करते हैं। भूमिगत पाए गए प्राचीन अवशेषों की जांच करके अतीत के बारे में पता लगाया जा सकता है। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें एक बड़ा जीवाश्म मिल गया। जश्न मनाने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। इस बीच निर्माण कार्य में तेजी आ रही थी। वो पहाड़ों में एक नया मेट्रो स्टेशन बनाना, मेट्रो के लिए रास्ता साफ करने के लिए इंजीनियर पहाड़ियों के अंदर विस्फोट कर रहे थे। कई लोग इन विस्फोटों का विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध को नजरअंदाज करते हुए इंजीनियरों ने अपना काम जारी रखा। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो उन्हें अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, जमीन जोर से हिलने लगी। अगले ही पल इंजीनियर ने एक विशाल और भयानक प्राणी देखा। इसे देखकर वे अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन गिरते मलबे ने उन्हें गुफा के अंदर फंसा दिया। जल्द ही इस घटना की खबर नॉर्वे के सेना मुख्यालय तक पहुंच गई। जनरल ने तुरंत एक विमान भेजकर स्पष्ट रूप से कब्जा कर लिया। उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें भी देखी ताकि वे समझ सके कि क्या हुआ था। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि प्रधानमंत्री को तुरंत सूचित किया जाए। इसके तुरंत बाद नॉर्वे की प्रधानमंत्री अपनी सलाहकार एंड्रिया के साथ वहां पहुंची। वो सैन्य अड्डे की ओर रवाना हुई, जहां रास्ते में उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री से हुई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 50 से अधिक लोग पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद उन्हें उस स्थान की तस्वीरें दिखाई गई जहां जमीन में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे थे। एंड्रिया को लगा कि वे किसी विशाल प्राणी के पैरों के निशान जैसे लग रहे थे, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बोलने में झिझक रहे थे और उनके विचारों को खारिज कर दिया गया। इस बीच नोरा अभी भी अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रही थी। अचानक एक सेना का हेलीकॉप्टर आया और एक सैनिक बाहर निकला। उन्होंने नोरा को बताया कि प्रधानमंत्री उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। बिना समय बर्बाद किए नोरा हेलीकॉप्टर में सवार होकर सैन्य अड्डे के लिए रवाना हो गई। जैसे ही वो पहुंची, एंड्रिया उसे उस कमरे में ले गई जहां सभी शीर्ष रैंक के अधिकारी थे, प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे। अब तक एकत्रित जानकारी के आधार पर सभी का मानना था कि यह घटना किसी प्रकार की घातक गैस के कारण हुई थी, लेकिन नोरा इस स्पष्टीकरण से असहमत थी। वो चित्रों में दिखाए गए पैरों के निशानों की जांच करने गई। निशानों से उसे लगा कि यह बहुत बड़ा हो सकता है, एक प्राचीन प्राणी जो किसी तरह फिर से जीवित हो गया था। एंड्रिया के भी कुछ ऐसे ही विचार थे, लेकिन उन्होंने ये बातें सबके सामने कहना उचित नहीं समझा। अन्य अधिकारियों ने नोरा के विचारों को खारिज कर दिया और माना कि वो मजाक कर रही थी। उनके अनुसार इस आपदा के पीछे कोई प्राचीन प्राणी नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा प्राणी इतने पैसे में क्या खाता होगा और यह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सका। उसी समय सिगरेट नामक एक तकनीकी विशेषज्ञ कमरे में दाखिल हुआ। उन्होंने घटना का एक वीडियो प्रस्तुत किया जो उन्हें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ था। जैसे ही उसने फुटेज चलाया, कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वीडियो में स्पष्ट रूप से लगभग 150 फीट लंबा एक विशालकाय राक्षस दिखाया गया है। ये स्पष्ट हो गया कि एक विशाल प्राणी नॉर्वे के पहाड़ों से होकर गुजर रहा था। इस बीच लेस्का नामक एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति अपने घर में शांतिपूर्वक आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें जोरदार गर्जना सुनाई दी। कुछ ही क्षणों बाद उनके घर के अंदर सब कुछ हिंसक रूप से हिलने लगा। उन्होंने मान लिया कि यह भूकंप है और डर के मारे गुप्त कमरे में छिप गए। जब कंपन बंद हो गया और वे बाहर आए तो उन्होंने पाया कि उनका पूरा घर नष्ट हो चुका है। आसपास के क्षेत्र को भी भारी नुकसान हुआ था। बेस पर वापस आकर नोरा घटना की जांच करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सभी की स्वीकृति से प्रधानमंत्री ने उन्हें वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया। बैठक समाप्त होने के बाद एंड्रियास ने नोरा को लेस्का में हुए विनाश के बारे में बताया। वे तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार होकर गांव के लिए रवाना हो गए। उड़ान के दौरान उन्होंने खूब बातें की। एंड्रिया ने नोरा से पूछा कि उसने जीवाश्म विज्ञानी बनना क्यों चुना। नोरा ने कहा कि उन्हें बचपन से ही प्रकृति से प्यार था और दुनिया को और अधिक गहराई से समझना चाहता था। उसने उसे अपने पिता के बारे में भी बताया, टोबिया, जो उसे पहाड़ों पर ले जाता था और वहाँ की कहानियां सुनाता था। लेकिन समय के साथ वो उन कहानियों में इतना खो गया कि वास्तविकता से उसका संपर्क टूट गया। अंततः उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब नोरा और एंड्रियास ने लेस्का में विनाश देखा तो वे हैरान रह गए। वहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से हुई, जो सेना के लिए ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। क्रिस ने उन्हें बताया कि लेस्का में भारी क्षति पहुंचाने के बाद जीव 2 मील आगे चला गया, फिर वो अचानक गायब हो गया। सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद वे उसका पता नहीं लगा सके। ऐसा लग रहा था मानो वो विशालकाय राक्षस हवा में गायब हो गया हो। इसके बाद उन्होंने उस वृद्ध दंपति से पूछताछ की जो अभी भी भयभीत थे। चूंकि वे अपने गुप्त कमरे में छिपे हुए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी बूढ़ी औरत ने कहा कि उसने दहाड़ सुनी थी, किसी प्राणी की ऐसी छवि मानो किंग कांग उन पर हमला करने वाला हो। लेकिन ये जानकारी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए नोरा ने स्वयं ही उस क्षेत्र की जांच शुरू कर दी। खोज के दौरान उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। गंध का अनुसरण करते हुए उसने एक विशाल पदचिह्न देखा। नोरा ने तुरंत इसकी जांच शुरू कर दी, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई जैविक नमूना नहीं मिला जिससे उनकी पहचान हो सके। अन्य विकल्प बचे होने पर नोरा ने अपने पिता से मदद लेने का फैसला किया। वो बहुत दूर एक पहाड़ पर रहता था। उसके पास जल्दी पहुंचने के लिए नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस ने एक हेलीकॉप्टर लिया। लेकिन जैसे ही वे खरीदने के लिए पहुंचे तो एक बदमाश ने उन पर बंदूक तान दी। जैसे ही उसने नोरा को देखा, वो शांत हो गया। उसने उन सभी को अपने घर के अंदर आमंत्रित किया, जहां इतने वर्षों बाद भी वो ट्रोल्स पर शोध कर रहे थे। जब उन्होंने उसे वीडियो दिखाया तो वह हैरान रह गया। उसने बस इतना कहा, वे आ गए हैं। नोरा को कुछ समझ नहीं आया और उनसे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मांगा।
ताकि वे उस जीव से निपटने का कोई रास्ता खोज सके। लेकिन तबाया अपने शोध के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उनके अनुसार नॉर्वे से ट्रोल्स इसलिए गायब हो गए क्योंकि लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने वर्षों पहले इस सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया था, लेकिन उसे चुप कराने के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। फिर उसने अपना बैग उठाया और सभी को एक निश्चित स्थान पर उसके पीछे आने को कहा। वे कुछ देर तक हेलीकॉप्टर में उड़े और अंततः उल्लेखित वस्तु खरीदने के लिए स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत उस क्षेत्र की जांच शुरू कर दी। चारों ओर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि जगह पूरी तरह से बदल गई थी। इस बीच नोरा को फिर से वही अजीब गंध महसूस हुई जिसे उसने हाइपरनेचर नाम दिया था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नोरा ने वहां एक विशाल प्राणी को देखा। यह वही ट्रोल था जो आसपास छिपा हुआ था। सौभाग्यवश सभी लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में वापस आ गए और बच निकले। सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रोल्स का वीडियो सरकार को भेज दिया। इतने बड़े ट्रोल को देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब जबकि ट्रोल्स की मौजूदगी की पुष्टि हो गई है, प्रधानमंत्री ने तुरंत इसके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद कैप्टन क्रिस को मिशन का प्रभारी बनाया गया। सेना ने ट्रोल पर खतरनाक हमला शुरू कर दिया, लेकिन उनकी सबसे शक्तिशाली मिसाइलों का भी उस प्राणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे किसी भी तरह से उस प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जैसे ही ट्रोल ने एक सैनिक को पकड़कर खा लिया, तबाया उसके सामने आई और उसे शांत करने की कोशिश की। पहले तो ट्रोल ने तबाया की बात मान ली, लेकिन अचानक एक अन्य सैन्य इकाई ने उस पर हमला कर दिया। हमले से क्रोधित होकर ट्रोल सैनिकों की ओर मुड़ा। उसकी पूंछ भूमि और सीधे टुबाया से टकराई। वो बुरी तरह घायल हो गया था। ये देखकर नोरा अपने पिता की ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह उनसे बात कर पाती, टुबाया की मृत्यु हो गई। उस रात नोरा ने रोते हुए अपने पिता की डायरी पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि ट्रोल्स को रोकने का कोई रास्ता मिल जाएगा। घंटों पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि ट्रोल अक्सर चर्चों पर हमला करते हैं। उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया क्योंकि उन्हें घंटियों की आवाज से नफरत थी। जब नोरा ने यह विचार सरकारी अधिकारियों के साथ साझा किया, पहले तो उन्होंने सोचा कि वो अनुचित व्यवहार कर रही है। मिसाइलें काम नहीं कर रही थी, इसलिए नोरा का मानना था कि उन्हें एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अंततः उनकी योजना को मंजूरी दे दी। शीघ्र ही 4 सेना के हेलीकॉप्टर बड़ी चर्च की घंटियां लेकर ट्रोल की ओर बढ़े। योजना कुछ समय के लिए तो सफल रही, लेकिन ट्रोल ने तुरंत नियंत्रण हासिल कर लिया और सभी 4 हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। अब यह और भी उग्र हो गया और हर जगह विनाश मचाने लगा। इस अफरा तफरी में ट्रोल ने एक बच्चे की जान भी बचाई। इससे पता चलता है कि उसमें अभी भी करुणा की भावना बची हुई है। इस घटना के बाद दुनिया भर के समाचार चैनलों ने इस कहानी की रिपोर्टिंग शुरू कर दी। जनता में दहशत फैल गई। प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने ओस्लो और आसपास के क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया। इस बीच ट्रोल तेजी से शहर की ओर बढ़ रहा था क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई थी। नोरा को वैज्ञानिक सलाहकार के पद से हटा दिया गया। उसी समय एंड्रिया को सरकार की अगली योजना का पता चला। उनका इरादा ओस्लो के आसपास बड़े पैमाने पर बम विस्फोट करके ट्रोल को नष्ट करने का था, लेकिन एंड्रियास के पास उन्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नोरा और एंड्रियास सहित हजारों लोग अपने घरों से भाग रहे थे। नोरा को इस बात का दुख था कि वो देश को इस संकट से नहीं बचा सकी। उसने अपने पिता की डायरी फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसने देखा कि सिंडिंग नाम कई बार दोहराया गया है। जब उसने एंड्रियास को ये बात बताई, उन्होंने बताया कि सिंडिंग एक राजकुमार था जो कभी ओस्लो में एक भव्य महल में रहता था। वो देश का सबसे अमीर आदमी भी था। नोरा को लगा कि शायद उन्हें कोई महल में एक क्लू था। उसने तुरंत एंड्रियास को वहां गाड़ी चलाकर आने को कहा। जब वे महल में पहुंचे तो उनकी मुलाकात रिच सिंडिंग से हुई जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो उन्हें महल के अंदर ले गया। आखिरकार उसने नॉर्वे के ट्रोल्स का राज खोल ही दिया। तोबाया शुरू से ही सही था। प्राचीन काल में ट्रोल वास्तव में नॉर्वे की भूमि पर विचरण करते थे। सिंडिंग उन्हें एक भूमिगत कक्ष में ले गया। वहां उसने स्वीकार किया कि इस सच्चाई को छिपाने के लिए उसने तोबाया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब तोबाया सब कुछ उजागर करने के बहुत करीब पहुंच गया, ये सिंडिंग ही था जिसने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया था। वो जिस रहस्य को छिपाना चाहता था वो था महल के नीचे दफनाए गए ट्रोल्स के कंकाल। उनके परिवार ने पीढ़ियों से उन्हें दुनिया से छिपाकर रखा था। यह महल ट्रोल राजा की गुफा के ऊपर बनाया गया था। ईसाई धर्म के प्रसार के दौरान ट्रोल राजा और उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया था। अब जो प्राणी पूरे देश में विनाश का कारण बन रहा है वो स्वयं ट्रोल राजा है। वो तो बस घर लौटने की कोशिश कर रहा था। सिंडिंग ने बताया कि ट्रोल्स अपने परिवारों को किसी भी चीज से अधिक महत्व देते हैं। नॉर्वे के ईसाईकरण के दौरान ट्रोल राजा को पहाड़ों में जाने के लिए मजबूर किया गया था। अब हाल ही में हुए विस्फोटों के कारण वो जाग गया था और वापस लौट आया था। वो अपने परिवार से मिलने के लिए ओस्लो जा रहे थे। नोरा और ये जानकर हैरान रह गए कि कंकाल ट्रोल राजा के परिवार के सभी सदस्य उनके सामने पड़े थे। जब नोरा ने हड्डियों पर यूवी प्रकाश डाला तो वे तुरंत पिघलने लगी। इससे ये सिद्ध हो गया कि ट्रोल्स उस प्रकाश से बच नहीं सकते। नोरा ने फिर सिंडिंग से उसकी सबसे बड़ी गाड़ी मांगी। उसने उसे रानी का पसंदीदा ट्रक दे दिया। नोरा ने कैप्टन क्रिस को फोन किया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। वे ट्रोल राजा को फुसलाते, जाल में फंसाते और उस पर पराबैंगनी प्रकाश से हमला करते। इसके लिए उन्हें कई बड़ी यूवी लाइटों की आवश्यकता थी। एंड्रियास ने अपने मित्र सिगरेट से संपर्क किया और उससे किसी भी कीमत पर ओस्लो बम विस्फोट को टालने की विनती की। सौभाग्य से सिगरेट एक विशेषज्ञ हैकर था। उन्होंने बिना किसी को सूचित किए चुपचाप मिसाइल प्रक्षेपण प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। इस बीच नोरा और एंड्रियास अपनी योजना पर काम करते रहे। वे ट्रोल राजा के बच्चे की खोपड़ी को ट्रक में रखकर इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने इसका इस्तेमाल जानबूझकर ट्रोल राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। उनका लक्ष्य उसे सीधे यूवी प्रकाश जाल में ले जाना था। जब ट्रोल राजा ने अंततः खोपड़ी तोड़ी तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इससे वो और भी क्रोधित हो गया। सैन्य अड्डे पर वापस आकर सिगरेट को हैकिंग करते हुए पकड़ा गया, लेकिन जनरल ने उसके इरादे समझ लिए और बमबारी की योजना रद्द कर दी। शहर में अभी भी कई नागरिक थे जो उन विस्फोटों में मारे गए होंगे। इस बीच नोरा और एंड्रियास अंततः ट्रोल को जाल में फंसाने में कामयाब रहे। जैसे ही वो पहुंचे, कैप्टन क्रिस और उनकी टीम ने एक साथ सभी यूवी लाइटें चालू कर दी। उनकी योजना काम करने लगी। धीरे धीरे ट्रोल जलने लगा, लेकिन उसे इस तरह दर्द में तड़पते देख
नोरा ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने एक एक करके यूवी लाइटें बंद करनी शुरू कर दी क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहती थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी क्षण सूर्य उदय हुआ। जैसे ही सूर्य की रोशनी ट्रोल राजा पर पड़ी, वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर कमजोर हो गया और पूरी तरह से पत्थर में बदल गया। उसकी मृत्यु देखकर नोरा को अंदर से गहरा दुख हुआ, जबकि उसके आसपास के सभी लोग जश्न मना रहे थे। नोरा और एंड्रियास अभी भी असहज थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या देश में कहीं और भी ट्रोल छिपे हुए हैं। उसी समय प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। वो नोरा के प्रयासों से इतनी खुश थी कि उसकी प्रशंसा करने के लिए सही शब्द खोजने में संघर्ष करना पड़ा। उसकी मुस्कुराहट से ही पता चल रहा था कि वो कितनी राहत महसूस कर रही थी और कितनी आभारी थी। कुछ दिनों बाद अप्रत्याशित घटना घटी। जमीन पर बड़ी चट्टानें अचानक फिर से हिलने लगी। उन हिलते हुए पत्थरों से एक और ट्रोल धीरे धीरे उभरा, नॉर्वे में अराजकता फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार। मुझे सचमुच ट्रोल राजा के लिए बुरा लगा। अंत में वो केवल अपने घर लौटना चाहता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।